हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। कैसे सभी? एकदम बढ़िया, स्वस्थ तंदुरुस्त। कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की क्लास में हम राजस्थान ज्योग्राफी में अगला टॉपिक अपना राजस्थान में सिंचाई परियोजना के बारे में जानेंगे साथियों। तो देखो, अगर हम बात करें कि भाई जो सिंचाई है, सिंचाई के साधन कौन से हैं, और अगर हम बात करें कि राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो कृषि पर आश्रित है, मतलब उनके दैनिक जीवन के लिए जो भी कार्य है, मतलब कौन सा व्यक्ति किस कार्य में ज्यादा लगा हुआ है, तो हम बात करें कि राजस्थान की लगभग 70% जनसंख्या किस में लीन है? वो कृषि कार्यों में लीन है। मतलब राजस्थान में अगर 100 लोग निवास करते हैं तो उसमें से 70 लोग किसके ऊपर निर्भर है? वो है कृषि के ऊपर निर्भर है। वही अगर हम बात करें कि जो राजस्थान की कृषि है वो किसके ऊपर निर्भर है? राजस्थान की कृषि निर्भर है किस पर? मानसून के ऊपर। मतलब अगर राजस्थान में मानसून अच्छा होगा तो कृषि अच्छी होगी, और कृषि अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी, तब जाके लोगों को फायदा होगा। वही अगर हम बात करें कि जो राजस्थान का कुल कृषि क्षेत्रफल है, मतलब अगर हम बात करें कि राजस्थान के पास में 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, तो उसके ऊपर राजस्थान में कृषि के लिए, ध्यान रखना, कृषि के लिए उपयोग कर रहे हैं हम। कृषि के लिए अगर 100 बीघा जमीन है तो उसमें से मात्र 29.5% भाग पर ही क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। चाहे वो किसी से हो, चाहे नलकूपों से हो, चाहे कुओं से हो, चाहे तालाबों से हो, चाहे नहरों से हो, चाहे नदियां झील किसी से भी हो, वो मात्र कितना प्रतिशत क्षेत्र है? 29.5% क्षेत्र है जो राजस्थान का है, जिसके ऊपर क्या है? क्या उपलब्ध है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बाकी जो शेष बचा भाग है वो किसके ऊपर आश्रित है? वो मानसून के ऊपर आश्रित है। अब देखो, राजस्थान के अंदर हम बात करेंगे तो सिंचाई के लिए कौन से साधन उपलब्ध है? अगर हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से, वही कुओं से, उसके बाद में अगर नहरों से, तालाबों से, और नदियां और झीलों से होती है। वही अगर हम बात करें कि राजस्थान की जो सिंचाई है उसको अगर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, एक तो लघु, एक मध्यम और एक वृहद। इनमें अगर अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है कि 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर भूमि पर कृषि सुविधा उपलब्ध, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे और लिखेंगे। उससे पहले आपको ये जानना है कि सबसे पहले कि राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या, कि राजस्थान की 70% जनसंख्या किसके ऊपर आश्रित है? कृषि के ऊपर आश्रित है। किसके ऊपर आश्रित है? कृषि के ऊपर आश्रित है। और कृषि राजस्थान में किसके ऊपर आश्रित है? मानसून के ऊपर। किसके ऊपर? मानसून के ऊपर आश्रित है। वही अगर हम बात करें कि राजस्थान के कुल, मतलब राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है ना, राजस्थान के कुल कृषि सिंचित क्षेत्र से, कृषि सिंचित क्षेत्र से कितने? 29.5% भाग पर ही क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। पीछे कितना बच गया तो देख लो, कुछ 69 पॉइंट कुछ बचा होगा, तो वो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है लोग? ये वर्षा पर आश्रित है। किसके ऊपर? मानसून के ऊपर, कि जैसी वर्षा होगी उसी के ऊपर होगी। वही अगर हम बात करें कि राजस्थान में कृषि के जो अगर सिंचाई के साधनों की बात करेंगे तो वो अभी लिखेंगे। पहले ये 3 लाइनें लिखते हैं अपन और इनको समझते हैं, ठीक है? इन चीजों को साथियों साथ के साथ में समझते जाना और साथ के साथ में लिखते जाना है, क्योंकि आप समझोगे ना तभी ही आपको फायदा मिलेगा। आपको पूरा ऑफलाइन की तरह, जिस तरीके से आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, मैं प्रॉपर आरएस के नोट्स आपके लिए मैं बनवा रहा हूं। इसके लिए आपको पूरी क्लास को एक बार जरूर देखना है। एक बार आप पूरा क्लास को देखेंगे तो आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगी। राजस्थान में सिंचाई परियोजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे कि राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या। देखो, राजस्थान की 70% जनसंख्या जन जनसंख्या कृषि पर कृषि पर आश्रित है, आश्रित है। और राजस्थान में कृषि, और राजस्थान में कृषि मानसून पर आश्रित है। किसके ऊपर आश्रित है? मानसून के ऊपर। लिखना प्रारंभ कर दो और लिखते रहो, मानसून पर आश्रित है, ठीक है? अब देखो, राजस्थान में राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्र का, कुल कृषि क्षेत्र का 29.5
प्रतिशत भाग पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। शेष बचा भाग किसके ऊपर आश्रित है? शेष भाग मानसून के ऊपर आश्रित है। किसके ऊपर? मानसून के ऊपर आश्रित। अगर हम बात करें कि राजस्थान में जो सिंचाई है, सिंचाई के साधन कौन से हैं, तो देखो सिंचाई के साधन। अब देखो राजस्थान में अगर हम सिंचाई के साधनों की बात करें तो सबसे पहले नलकूप, उसके बाद में आते हैं कुएं, उसके बाद में आती है नहरें, उसके बाद में आता है तालाब, और उसके बाद में आती है नदियां या झीलें। अब देखो अगर हम बात करें कि कितने प्रतिशत भाग पर क्या होती है मतलब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है नलकूपों से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा है? 42% राजस्थान में भाग पर किसकी सुविधा उपलब्ध है? नलकूपों की। भाई अगर हम बात करें कितने प्रतिशत? 24% भाग पर कुओं से सिंचाई की जाती है, और नहरों से 30% भाग पर सिंचाई की जाती है, तालाबों से 1% भाग पर सिंचाई की जाती है, और नदियों और झीलों से 3% भाग पर क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। भाई अगर हम बात करें कि भाई सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई कौन से जिले में होती है? जयपुर में। कौन से जिले में होती है? जयपुर में। और उसके बाद में बात करें कुओं से कहां पर होती है? कुओं से भी जयपुर में होती है। कहां से होती है? कहां पर होती है? जयपुर में होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? गंगानगर में। कहां पर होती है? गंगा नगर में होती है। वही अगर हम बात करें कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? भीलवाड़ा में। कौन से जिला में? भीलवाड़ा में सर्वाधिक तालाबों से क्या होती है? सिंचाई। और नदियों और झीलों से कहां पर सिंचाई होती है? दक्षिणी राजस्थान के जिलों में होती है। कहां पर? दक्षिणी राजस्थान में होती है। अगर हम बात करें कि देखो कि भाई आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आजकल कि भाई नलकूपों व कुओं से राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर क्या होती है? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, या कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? तो अगर हम देखें कि भाई देखो 42% है और 24 है, तो देखो 2 और 4 6 और 4 और 2 6, तो 66% भाग पर क्या होती है? अगर हम मिलाकर बोले किनको? नलकूप और कुओं को, तो कितने प्रतिशत भाग पर एक साथ कंबाइंड में क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कितने हो गए? 4 2 6 और 4 2, हाँ सही। 66% भाग पर क्या होती है? राजस्थान में कुएं व नलकूपों से सिंचाई होती है। कितने प्रतिशत भाग पर? 66%। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुएं व नलकूपों से राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो कितने प्रतिशत भाग पर है? 66% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वही अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई कुएं व नहरों से, भाई कुएं और नहरों से कितने प्रतिशत भाग पर राजस्थान में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 24 और 30 देखो 54 हो गए। कितने? 54% भाग के ऊपर क्या होती है? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। किसके? कुएं और नहर को मिला ले तो हम, और नहर और तालाब की बात आ जाए तो कितने प्रतिशत भाग पर हो गया? 1% का 31% भाग पर। भाई 1% इसका और 31 इसका, मतलब अगर नहरों और तालाबों को मिला दिया जाए तो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर होती है? 31% पर। और तालाब और नदियों का अगर पूछ ले तो उनके कितने प्रतिशत भाग पर होगी? 4% भाग पर होगी। कितने प्रतिशत भाग पर? 4% भाग पर होगी। ये आपको समझ में आ गया? राजस्थान के जो सिंचाई के जो साधन हैं वो कौन से हैं? एक तो नलकूप हो गया, एक कुएं हो गए, एक नहर, तालाब और नदियां और झीलें। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई नलकूपों से राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर क्या होती है? कृषि होती है। तो कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 42% भाग पर किससे कृषि होती है? नलकूपों से होती है। कुओं से कितने प्रतिशत भाग पर होती है? 24% भाग के ऊपर कुओं से क्या होती है? कृषि होती है। और नहरों से कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है?
30% भाग पर किससे कृषि होती है? नहरों से कृषि होती है। वही अगर तालाबों की बात करें तो तालाबों से कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 1% भाग पर किससे कृषि होती है? तालाब से कृषि होती है। वही अगर हम नदियों की बात करें, केवल नदियों से, नदियों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 3% भाग पर नदियों से कृषि होती है। वही अगर हम बात करें किससे, कि भाई नलकूपों से सर्वाधिक राजस्थान के कौन से जिले में कृषि होती है? तो राजस्थान के कौन से जिले में कृषि होती है? जयपुर में कृषि होती है। कुओं से सर्वाधिक कौन से जिले में कृषि होती है? मतलब कृषि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जयपुर में है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? गंगानगर में। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? भीलवाड़ा से। और नदियों और झीलों से सर्वाधिक कहाँ कहाँ सिंचाई होती है? दक्षिणी राजस्थान में होती है। वही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नलकूप और कुओं से राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो कितने प्रतिशत भाग पर है? 66% भाग पर है। वही कुएं और नहर की पूछ ले तो 54% भाग, नहर और तालाब की पूछ ले 31%, और तालाब और नदियों की पूछ ले तो 4% भाग पर क्या है? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। लिखो इनको जल्दी से, एक बार छाप लो फटाफट, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखो। आ गया समझ में? ये चीजें देखो साथियों, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं ना कि देखो, आप और हम सब लोग किस प्रकार के हैं? हम सब लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या है कि पढ़ाई अगर फ्री में उपलब्ध हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सब सारे लोगों के पास में क्या है कि भाई पर्याप्त धन नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे, आप अगर कहीं भी किसी भी बड़ी कोचिंग में जाते हो तो आपके पास में कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख का बजट होना चाहिए। अगर आपके पास में 1 लाख से 1.5 लाख का बजट है तभी आप किसी शहर में जाके क्या कर पाते हो? कोचिंग कर पाते हो। अगर आप कोचिंग वहां जाके नहीं करते हो तो लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, उसके माध्यम से वो सब लोग अपना क्या करते हैं? रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अगर कुछ भेजना चाहो तो वो अलग बात है, बाकी हम किसी से 1 रुपया भी ना तो लेते हैं। हम फ्री में आपको पूरा का पूरा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने जितने भी आज तक जो राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ाए वो पूरे के पूरे फ्री पढ़ाए हैं, और आप किसी भी कोचिंग के नोट से मिला लेना। हमने एक भी शब्द नहीं छोड़ा। हमने अच्छी सी किताबों से पढ़कर आपको पढ़ाया जाता है। ध्यान देना, टीचर हमेशा क्या करता है? पढ़कर पढ़ाता है। अब आप ये मत सोचना कि मेरे अंदर कोई भगवान आते हैं और मेरी खोपड़ी में कोई चीजें डाल के चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी याद करता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, और उसके बाद में मैं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना आता है। टीचर किसको बोलते हैं? चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। तो बस मैं एक्सप्लेन करने में कर देता हूं। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। अब देखो, अगर हम बात करें कि राजस्थान की जनसंख्या कितने प्रतिशत जनसंख्या किसके ऊपर आश्रित है? कृषि के ऊपर। 70% जनसंख्या किसके ऊपर आश्रित है? कृषि के ऊपर। वही राजस्थान में कृषि किसके ऊपर आश्रित है? मानसून के ऊपर। राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्र का 29.5% भाग पर क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बाकी पर क्या है? मानसून के ऊपर निर्भर है। सिंचाई के साधन कौन से? नलकूप, कुएं, नहरें, तालाब, नदियां और झीलें। अब देखो, नलकूपों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? 42%, कुओं से 24, नहरों से 30, तालाब से 1, और नदियों झीलों से 3%। और नलकूपों से कहां पर सर्वाधिक सिंचाई होती है? जयपुर में। कुओं से जयपुर में, नहरों से गंगानगर में, तालाब से भीलवाड़ा, और नदियों से दक्षिणी राजस्थान में। और इनका परसेंटेज है, अगर इनको मिलाकर पूछ ले कि नलकूप और कुओं से दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 66। कुएं और नहरों से 54%, नहरें और तालाब से 31%, तालाब और नदियों से 4%। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इनको जल्दी से लिख लो। इसको मैं मिटा रहा हूं हाथों हाथ। लिख लिया? ये चीजें आपको समझ में भी आनी चाहिए। देखो, अगर आपको जब तक समझ में नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो सारी सारी चीजें, और मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज आपको क्या करूंगा? बताऊंगा। अब देखो आगे, अगर हम सिंचाई परियोजना को भागों में डिवाइड करना चाहिए तो कितने भागों में हम इसको बांट सकते हैं? कितना कृषि क्षेत्रफल इसके अंदर आता है और किसको क्या बोलते हैं? देखो, सबसे पहले सिंचाई परियोजना।
परियोजना। अब देखो इसके भाग, देखो एक हो गई लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। एक हो गई मध्यम सिंचाई परियोजना, और एक वृहद सिंचाई परियोजना। अब देखो कि भाई लघु सिंचाई परियोजना के लिए कितने हेक्टेयर भूमि आवश्यक है, कि भाई जीरो से लेकर कितनी, जीरो से लेकर 2000 भूमि पर, भूमि ऐसे लिखो 2000 हेक्टेयर, भूमि पर, कृषि सुविधा, उपलब्ध होना। मतलब अगर हम बात करें कि भाई लघु सिंचाई परियोजना हम किसको बोलेंगे, कि भाई जीरो से लेकर 2000 हेक्टेयर भूमि की, अगर जिसके ऊपर क्या कर की जा सकती है, जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं हम, लघु सिंचाई परियोजना बोलते हैं। वही अगर हम बात करें कि भाई 2000 से लेकर 10,000 तक, 10,000 तक, 10,000 हेक्टेयर भूमि पर, कृषि सुविधा उपलब्ध होना, उसको हम कौन सी परियोजना बोलेंगे, मध्यम। और 10,000 से ज्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, वृहद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृहद परियोजना बोलते हैं। तो लिखो इनको जल्दी से, ये लिखो, इसके बाद में हम आके बात करते हैं। अब ध्यान, नोट, एक नोट लिखो, और सबसे इंपॉर्टेंट नोट है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र लघु सिंचाई परियोजना से होता है। लघु सिंचाई परियोजना से होता है। लिखो जल्दी से। मतलब अगर हम राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करें तो कौन सी परियोजना से होता है, लघु सिंचाई परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। अब ध्यान दो, लघु सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं, जीरो से 2000 हेक्टेयर भूमि पर क्या हो, कृषि सुविधा, मतलब कृषि सुविधा उपलब्ध हो, मतलब जिसके ऊपर क्या हो, कृषि सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हो, मतलब वहां पर क्या हो, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, कृषि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, कृषि सुविधा की जगह सिंचाई, यहाँ पे सिंचाई लिखो, सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, ये जल्दी से आप लिखो इसको कि भाई लघु सिंचाई परियोजना किसको बोलेंगे, जो जीरो से लेकर 2000 हेक्टेयर भूमि पर किसकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं हम, लघु सिंचाई परियोजना बोलते हैं। मध्यम 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि के ऊपर क्या हो, कृषि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना। और वृहद के लिए 10,000 से अधिक हो। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किसका है, लघु सिंचाई परियोजना का है। मतलब राजस्थान में ज्यादातर भूमि के ऊपर कितनी सिंचाई सुविधा भूमि पर मिलती है, जीरो से लेकर 2000 हेक्टेयर भूमि पर मिलती है। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में आगे बात करते हैं। छापो जल्दी। जल्दी से लिखो। लिख लिया। एक एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए।
लिख लिया? ठीक है भाई, आगे देखो। अब देखो आगे कि राजस्थान में सिंचाई परियोजना के प्रकार देखो। राजस्थान में सिंचाई परियोजना के प्रकार। कितने प्रकार की है राजस्थान में सिंचाई परियोजना? 2 प्रकार की है। कौन सी है? पहली है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना और दूसरी कौन सी है? वृहद परियोजना। वृहद परियोजना। वृहद परियोजना। अब देखो बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं हम? जिसके क्या हो? अनेक उद्देश्य हो। अनेक उद्देश्य कैसे? जिससे कि भाई पेयजल सुविधा भी उपलब्ध हो, सिंचाई सुविधा भी हो, बिजली भी बनाया जा रहा है, मत्स्य पालन भी किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? बहुउद्देशीय परियोजना। और वृहद परियोजना किसको बोलते हैं? जिसके केवल सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं हम? वृहद परियोजना बोलते हैं। तो तात्पर्य देखो, जिसके एक से अधिक उद्देश्य, एक से अधिक उद्देश्य हो। एक से अधिक कैसे? कि जैसे देखो पेयजल सुविधा हो, सिंचाई, मत्स्य पालन हो, बिजली बनाई जाती हो। अब देखो वृहद परियोजना, जिसके केवल सिंचाई और पेयजल का उद्देश्य हो। सिंचाई और पेयजल की सुविधा। पेयजल लिखो जल्दी से इसको। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत करेंगे। एक तो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना और एक नहरी बहुउद्देशीय परियोजना की। इनमें कौन सी परियोजना आती है? इसके बाद में हम सबसे पहले कौन सी परियोजना की शुरुआत करेंगे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत करेंगे कि भाई उसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले उसका विचार किसके मन में आया, कल्पना किसने करी, सर्वे किसने करा, कब बांध का निर्माण हुआ, कब समझौता हुआ, कब कहां से कहां तक इसकी क्या लंबाई है, पूरी इसकी जितनी भी डिटेल हो सकती है हम इंदिरा गांधी नहर की एक एक चीज हम आज की क्लास में समझेंगे साथियों। फटाफट इसको लिखो ताकि हम आगे बात कर सकें। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखते जाओ। देखो हम कई बार कई चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं ना कि ये घटनाएं किस प्रकार से घटित होती है। कई बार आप ऐसे सोचते हो कि मैंने अपने जीवन का सबसे खराब फेज देख लिया है, अब मैं इससे क्या खराब फेज देखूंगा, और आपको पता नहीं होता है। कई बार आप सोचते हो ना, आपके मन में कई बार चीजें आती है ना कि भाई मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूँ। कई बार आप बैठे रहते हो, कभी आप अकेले मंथन करते हो, आपके मन में बहुत ज्यादा चीजें आती है कि नहीं मेरे को ये करना था, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कई चीजें आपके मन में आती रहती है। तो जीवन में आपको इस ऐसे समय में क्या करना चाहिए? आपको ऐसे समय में हमेशा अपने आप को संयमित रखना चाहिए। संयमित रखने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में पछताता नहीं है, क्योंकि जो इंसान संयम से काम लेता है, चाहे कैसी भी विपदा आ पड़ी हो उसके जीवन में, लेकिन जो व्यक्ति अपना आप को संयमित कर लेता है, अपना आप को रोक लेता है एक बार किसी कार्य करने से, और रोक कर अपना आप को थोड़ी देर आप कहीं पे जानना चाहते हो और आप रुक जाते हो ना, तो अगर आप एक बार रुक गए, अगर आप एक बार रुक जाते हो ना कहीं पे, और उसके बाद में उस कार्य को थोड़ा देर
बीतने देते हो। ऐसे कहावत है ना कि नई बात 9 दिन खींचतान 13 दिन। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो आपके लिए अलोकप्रिय है, मतलब आपको बिल्कुल भी वो प्रिय घटना नहीं है, आप उससे बहुत ज्यादा व्यथित हो, आप चिंतित हो, लेकिन आपको क्या करना है, उस समय धैर्य बनाए रखना है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य की अहमियत समझ लेता है ना, वो कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी बहुत भयंकर अगर कोई समस्या आ पड़ी है, उसके बावजूद भी आप अपने आप को स्टेबल रखते हो ना, तो आप अपने जीवन में कभी भी मतलब पछताते नहीं हो, मतलब किसी भी प्रकार की आपसे कोई घटना होती नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में, देखो एक एक चीज बताता हूं आपको, देखो कोई व्यक्ति होता है ना, वो अपने जीवन में समय की अहमियत को पहचान लेता है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी क्या नहीं मानता, हार नहीं मानता, अपने कार्य में वो लगा रहता है। उसने बहुत सारे लोगों के फेलियर देखे हैं, उसने बहुत सारे लोगों के सक्सेस देखे हैं, तो वो दोनों को अपने अपने जीवन में स्वाद अनुसार उनको क्या लेता है, उन चीजों को ग्रहण करता है कि हाँ मेरे को इस चीज से फायदा है और इससे नुकसान है। इसको जो पहचान लेता है वो क्या करता है, निरंतर अपने जीवन में प्रगति करता रहता। अपने जीवन को कभी भी एक जगह रुकने नहीं देना है आपको, कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि भाई आप कहीं पर रुक गए। अगर आप कहीं भी रुक जाते हो तो आपकी मंजिल आपसे स्वतः दूर हो जाती है। आप अपनी जिस मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हो ना, उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना है। मतलब आप अगर 2 घंटे पढ़ पाते हो तो 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। आपके कोई भी कार्य आ गया है, लेकिन उस कार्य को छोड़कर आपको क्या करना है, आपको 2 घंटे तो अपने जीवन में क्या करने हैं, पढ़ाई के लिए निकालने ही निकालने हैं। क्योंकि आप अगर 2 घंटे अगर अपने जीवन में पढ़ाई से निकाल लेते हो ना, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। कई बार कई चीजें आपके जीवन में आती रहती है ना, कि विपदा ये मेरे जीवन में कैसे आ गई, ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे ही आप आगे बढ़ते हो। आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको किन चीजों की जरूरत है, आपको मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप देखो कई बार आप अपने आप को, अब देखो 2025 है, सबसे सीधी और सटीक, इस 2025 आपके लिए इतना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको मात्र कितने 6 महीने आपको अपने आप को देने हैं। दुनियादारी छोड़ दो, ये दुनिया किसी के काम नहीं आई है, सब लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं है। ये दुनिया आपको, अगर कोई आपके बारे में 2 शब्द बोल रहा है, कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है ना, अगर वो बोल के आपको मेंटली क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है और अपने आप को दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं उनसे कट कर लेना, उनसे साइड हटकर आप अपने जीवन को, अगर आप सच में कि मेरे को हाँ एक अच्छा जीवन जीना है, तो आपको निरंतर अभ्यास करना है। रोज आपको अपने जो कार्य के प्रति आपको जो लगन है, जो मेहनत आपने करना चाहते हो, वो आप रेगुलर करते रहो। आप जब तक अपने आप को रोज उस कार्य के प्रति नहीं झोंकोगे जो आप करना चाहते हो, अगर आप आराम से सो रहे हो, आप मस्ती से चल रहे हो, आज मेरे ये हो गया, आज मेरे को इसने ये बोल दिया, ये कर दिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या, मैं चाहे कोई भी इस दुनिया में अगर जो बहाने बनाएगा ना, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। बहानेबाजी वाला आदमी आगे बढ़ता ही नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, अपने आप को स्टेबल रखना है। अपने आप को ये सोचना है, नहीं मैं सर की क्लास देख रहा हूं, अभी आप मेरे को देख रहे हो ना, तो आप ये प्रण लेकर बैठो कि अगर मैंने सर की क्लास स्टार्ट कर दी है, तो मैं जब तक सर पूरी क्लास खत्म नहीं कर देते, जब तक मैं पढ़ूंगा, जब तक मैं इसको पूरा लिख नहीं लेता, एक एक चीज में लिखूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी ईमानदारी से रोज सर की क्लास लूंगा। तो आपको निरंतर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस आपके अंदर आपके दृढ़ संकल्प को आपको पहचानना है, वही आपको आगे बढ़ाएगा साथियों। ठीक है, अब देखते हैं अपन इससे आगे। देखो अब हम बहुउद्देशीय परियोजना को सबसे पहले पढ़ेंगे। और बहुउद्देशीय परियोजना के कितने भाग है, 2 है। एक तो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना और एक नहरी बहुउद्देशीय परियोजना। देखो हेडिंग डालो बहुउद्देशीय परियोजना। और बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। देखो बहु उद्देश्य परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक कौन सी है, नदी घाटी, नदी घाटी, नदी घाटी बहु उद्देश्य, नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना। और नहरी बहुउद्देश्य परियोजना, नहरी बहु
बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी है, चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल नदी घाटी घाटी बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बाद में देखो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजना। ध्यान रखना, जो ये नाम लिख रहा हूं ना मैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना, इनके क्या है, एक से अधिक उद्देश्य है, मतलब इनसे सिंचाई भी होती है, इनसे पेयजल की सुविधा भी होती है, इनसे बिजली भी बनती है, इनसे मत्स्य पालन भी होता है, उनका लिख रहे हैं। और जो नहरी बहुउद्देश्य परियोजना उसका उधर हम लिखेंगे। अब देखो, माही बजाज सागर हो गया, रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना। लखवारी बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखो नहरी में कौन सी है, गंग नहर बहुउद्देशीय परियोजना। इंदिरा गांधी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना। इसरदा नहर परियोजना। भरतपुर नहर परियोजना। सोमकमला अंबा नहर परियोजना। यमुना गुड़गांव नहर परियोजना। बिसलपुर नहर परियोजना। देखो, गंग नहर हो गई, इंदिरा गांधी नहर हो गई, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर हो गई, नर्मदा हो गई, इसरदा हो गई, भरतपुर हो गई, सोमकमला अंबा हो गई, यमुना गुड़गांव नहर हो गई, बिसलपुर हो गई। ये सारी जितनी भी नहरें मैंने लिखी है ना, ये कौन सी है, ये नहरी बहुउद्देशीय परियोजना और ये नदियां घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। इनको जल्दी से लिखो। इसके बाद में हम एक एक की शुरुआत करते हैं, अच्छे से समझकर हम इनकी शुरुआत करेंगे। जल्दी से लिखो इनको पहले, फटाफट जल्दी से लिख लो, जल्दी लिखो। इसमें और लिखना चाहो ना, नहरी में एक दो और लिख लो। एक और लिखना है इस पे, भिक्का भाई सांगवाड़ नहर परियोजना। और एक झाखम नहर परियोजना। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखो। झाखम नहर बहुउद्देशीय परियोजना, जल्दी से इनको छापो। इसके बाद में हम एक एक चीज पढ़ते हैं, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। लिख लिया? एक एक चीज समझनी है आपको, सारी की सारी।
जल्दी लिखो। लिख लिया? एक एक चीज याद करो। ये चीजें जब तक आप याद नहीं करोगे ना कोई मतलब नहीं है। देखो, नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? चंबल नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना, भाखड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना, माही बजाज सागर बहुउद्देश्य परियोजना, रावी व्यास बहुउद्देश्य परियोजना, रेणुका बहुउद्देश्य परियोजना और लखवारी बहुउद्देश्य परियोजना। अब देखो, नहरी में कौन सी है? गंग नहर होगी, इंदिरा गांधी नहर होगी, राजीव गांधी सिद्धमुख, नर्मदा, इसरदा, भरतपुर, सोम कमलांबा, यमुना, यमुना नहर, बिसलपुर, जाखम, भिकाबाई, सांगवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना। ये इतनी सारी बहुउद्देश्य परियोजना हमें पढ़नी है। एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी? इंदिरा गांधी नहर की। किसकी शुरुआत करेंगे? इंदिरा गांधी नहर की। एक बार मैं आपको इंदिरा गांधी नहर का बेसिक सुना देता हूँ यहीं से, ताकि आपको मजा आएगा। हाँ देखो, सबसे पहले अगर हम इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसके बनाने की प्रेरणा किससे मिली है? मतलब इंदिरा गांधी नहर को बनाने की प्रेरणा किससे मिली है? गंग नहर से। क्योंकि गंग नहर का निर्माण कब हो गया था? 1927 में ही गंग नहर का निर्माण हो गया था। सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर की कल्पना किसने करी थी? मतलब सोचा किसने था? शार्दुल सिंह ने सोचा था। वही अगर हम बात करें कि भाई इसका सबसे पहले सर्वे कब हुआ? सर्वे हुआ था 1948 में। सर्वे किसने करा था? कंवर सेन नाम का एक इंजीनियर था जिसने इसका सर्वे करा था। कंवर सेन कौन था? इंजीनियर था, जिसको पहला पद्मश्री अवार्ड मिला था। मतलब अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड किसको मिला था, तो किसको मिला था? कंवर सेन को मिला था। उसके बाद में जब सर्वे 1948 में हो गया तो 1952 में क्या होना था? बांध का निर्माण होना था। तो रावी और व्यास नदियों के, रावी और सतलज नदी के ऊपर किसका क्या बनाया? रावी और सतलज नदी के ऊपर हरिके बैराज बांध का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1952 के अंदर हुआ। 1955 के अंदर क्या हुआ था? रावी व्यास समझौता हुआ था। मतलब रावी व्यास का जल कहां पर आएगा, इसका क्या हो गया था? समझौता। कब हुआ था? 1955 के अंदर। 1957 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी नहर की क्या मिल गई थी? मंजूरी मिल गई थी। क्या मिल गई थी? मंजूरी। वही अगर हम बात करें दिसंबर 1958 को इंदिरा गांधी की क्या रखी? इंदिरा गांधी नहर की क्या रखी थी? नींव रखी थी। किसने रखी थी? श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी नींव रखी थी। वही अगर हम बात करें किसकी, देखो मार्च 1958 में तो इसकी नींव रखी थी। दिसंबर 1958 के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मतलब राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने मिलकर किसका गठन करा? नहरी निकाय बोर्ड का गठन करा। और इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया था? कंवर सेन को बनाया था। किसको बनाया था? कंवर सेन को। वही अगर हम बात करें कि इस नहर का उद्घाटन कब हुआ, कि नहर का उद्घाटन हुआ था 11 अक्टूबर 1961 को। मतलब इसकी जो संपूर्ण इसका जो कार्यक्रम खत्म कब हुआ था, मतलब इसका निर्माण कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1961 को। और सबसे पहले मतलब हनुमानगढ़ में एक शाखा है इसकी, जिस शाखा का क्या नाम है? रावतसर शाखा, जो एकमात्र ऐसी शाखा है जो इंदिरा गांधी नहर में बाईं ओर से मिलती है। इसकी एक उप शाखा थी नोरंसर शाखा से पानी छोड़ा था किसने? सरूबल्ली राधाकृष्णन ने इसके पानी छोड़कर इस नहर का क्या करा था? शुभारंभ करा था। अब ध्यान देना, हरिके बैराज से लेकर जो राजस्थान में खारा गांव है वहां तक इसकी जितनी भी लंबाई है उसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थान फिल्टर बोलते हैं। और उसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। आया कुछ समझ में? अब हम इसको एक एक लिखे फिर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, लिख लिया? अब तो ये चीजें आपको साथियों याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगी ना कोई मतलब है नहीं। देखो, अब हेडिंग डालो इंदिरा गांधी नहर। अपने लगभग लगभग 2 क्लासों के अंदर इंदिरा गांधी नहर समाप्त होगी। आज की क्लास और एक कल की क्लास में और उसके बाद में हम नई नई, जो बाकी सब छोटी है, बाकी कोई इतनी बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर ही है। इंदिरा गांधी नहर कर ली तो राजस्थान की सिंचाई परियोजना आपने लगभग समाप्त कर ली। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाते हैं, इसकी शाखाओं से पूछ लिए जाते हैं, इसके लिफ्ट लेयरों से पूछ लिए जाते हैं। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब देखो अब देखो देखो ये है अपना भारत का मैप। ये अपने भारत का ऊपर का मैप है। अब देखो यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिस जगह का क्या नाम है? कैलाश मानसरोवर, जो तिब्बत के अंदर पड़ती है। इस जगह का क्या नाम है? कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर। यहां से एक नदी निकलती है जिस नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी।
क्या नाम है, सिंधु नदी। ये ऊपर से निकल के पाकिस्तान से चली जाती है, और एक और यहाँ से एक नदी निकलती है, जिस नदी का क्या नाम है, सतलज नदी नाम है। और इस जगह पर एक और नदी आके मिलती है, मतलब सतलज की एक सहायक नदी है, जिसका क्या नाम है, जिस नदी का नाम है व्यास नदी। तो देखो ये तो हो गई सिंधु, सिंधु नदी, ये हो गई व्यास, और ये कौन सी हो गई, सतलज, सतलज नदी। अब देखो इसके ऊपर, किसके ऊपर, व्यास और सतलज नदियों के संगम के ऊपर 1952 में कौन से बांध का निर्माण करा, हरिके बैराज, हरिके बैराज बांध का निर्माण करा, बांध का निर्माण करा। अब देखो ये नहर यहां से निकलने के बाद में कहा जाती है, ये आती है देखो पंजाब, इसके बाद में देखो ये आ गई पंजाब, फिर हरियाणा और फिर राजस्थान। मतलब इस नहर के कितने भाग है, 3 भाग है। तो देखो सबसे पहले ये कौन सी जगह आती है, ये आती है पंजाब, फिर आती है हरियाणा, और फिर आती है राजस्थान। कहां पर आती है, राजस्थान में। अगर हम बात करें किसकी, इंदिरा गांधी नहर की, सबसे पहले हेडिंग डालो आप, इंदिरा गांधी नहर, IG, हिंदी में ही लिख लो भाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भाई अगर हम बात करें कि भाई इसका उद्गम कहां होता है, देखो उद्गम, उद्गम होता है इसका हरिके बैराज बांध पर, बांध से, जहां पर किसका संगम है, रावी क्या, सतलज, सतलज प्लस व्यास नदियों का क्या है, यहाँ पर संगम से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है, IGNP का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। जल्दी से इसको लिखो, इसके ऐसे कैसे मैप बनाने, इसके बाद में हम इसकी कल्पना किसने करी थी, इसका सर्वे कब हुआ था, ये सारी चीजें हम बात करते हैं। जल्दी से लिखो इसको, सेम ऐसे कैसे मैप बना के आपको ये चीजें लिखनी है, जल्दी से लिखो इसको। जल्दी से लिखो, आया तो रहा ना समझ में, कि भाई अगर हम इंदिरा गांधी नहर की उद्गम की बात करें तो कहां से होता है, हरिका बैराज बांध से होता है, जहां पर किसका संगम है, सतलज और व्यास नदियों का संगम पर। और इस बांध का निर्माण कब हुआ था, 1952 में हुआ था। इस बांध का क्या नाम है, हरिका बैराज बांध है, जो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और यह जो नहर है वो निकल कर कहा जाती है, कि सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान में। IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जल्दी से लिखो इसको, एक एक चीज समझ में आ रही है ना आपको, ये चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि ये इन चीजों को आप बार बार पढ़ोगे, दोहराओगे, तभी आपके समझ में आएगी। मैं क्या काफी दिनों से बोल रहा हूँ ना, तो क्या गला चोक हो रहा है, लिख लिया। अरे एक तो क्या सर्दियों में थोड़ा सर भी भारी भारी रहता है यार, पता नहीं कैसे क्या चलेगी जीवन में। चलो लिख लिया, आ गया समझ में। ये ऐसे जैसे आपको मैप बनाना है, उसके बाद में हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई कल्पना किससे की गई थी, हम 5 बिंदु लिखेंगे और उसके बाद में उसको आगे समझेंगे। सबसे पहले देखो 5 बिंदु, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रेरणा किससे मिली, प्रेरणा किससे मिली, उसके बाद में इसकी कल्पना किसने करी, कल्पना किसने करी, इसके बाद में इसका सर्वे कब हुआ, सर्वे कब हुआ, इसके बाद में देखो बांध का निर्माण, बांध, बांध निर्माण, बांध का निर्माण कब हुआ, इसके बाद में रावी व्यास जल समझौता कब हुआ, जल समझौता
जोता और उसके बाद में इसको मंजूरी कब मिली? मंजूरी, इतनी सारी चीजें होने के बाद ही मंजूरी मिलेगी ना। तो देखो ये सारे पॉइंट है जो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस नदी की बात करें, क्या इस परियोजना की बात करें, तो इस परियोजना की कल्पना किससे मिली थी हमें? गंग नहर से। किससे मिली थी? गंग नहर से इसकी क्या हुई थी? कल्पना। और गंग नहर का निर्माण कब हुआ था? 1927 में गंग नहर का निर्माण हुआ था। और कल्पना किसने करी थी? सबसे पहले शार्दुल सिंह ने इसकी क्या करी थी? कल्पना करी थी। शार्दुल सिंह ने इस परियोजना की कल्पना करी थी। सर्वे किसने करा था? 1948 में कंवर सेन ने क्या करा था? कंवर सेन ने इसका सर्वे करा था। ये कौन था? पहला व्यक्ति था जिसको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। पहले व्यक्ति इन्हें क्या मिला था? पद्म श्री अवार्ड। पद्म श्री अवार्ड। अब देखो बांध का निर्माण कब हुआ था? 1952 में बांध का क्या हो गया था? निर्माण हो गया था। बांध का क्या नाम था? हरिके बैराज। क्या था? हरिके बैराज बांध का निर्माण था। और रावी व्यास जल समझौता कब हुआ था? 1955 में रावी व्यास जल समझौता हुआ था। और मंजूरी कब मिली थी? 1957 में इंदिरा गांधी नहर की क्या मिल गई थी? मंजूरी मिल गई थी। जल्दी से लिखो इसको। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी नींव किसने डाली, इसका उद्घाटन किसने करा। जल्दी से लिखो इसको फटाफट। जल्दी लिखो फटाफट से। इसके बाद में हम एक एक इसका मैप बनाएंगे पूरा इंदिरा गांधी नहर का, है ना। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। अभी तो हम बुलेट पॉइंट पढ़ रहे हैं इसके सारे सारे। साथियों आपको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता, आपको बस नॉर्मल आपको थोड़ी थोड़ी ऊपर से चीजें पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे फ्री। सब लोग अपने अपने ऐप पर पूरा कंटेंट पढ़ाते हैं। मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर अपना कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। आप अपने साथियों से शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। आपके इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, समझे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बस आप क्लास को पूरा देखें। आ गया समझ में। तो देखो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसकी प्रेरणा किससे मिली थी? गंग नहर से मिली थी। कल्पना किसने करी थी? शार्दुल सिंह ने। सर्वे कब हुआ था? 1948 में कंवर सेन ने करा था। कंवर सेन पहला व्यक्ति था जिसको क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था। बांध का निर्माण कब हुआ था? 1952 में। बांध का नाम क्या था? हरिके बैराज। बैराज का मतलब क्या पता है ना? जिससे सिंचाई सुविधा हो। अब देखो रावी व्यास जल समझौता कब हुआ था? 1955 में। और मंजूरी कब मिली थी? 1957 के अंदर। लिख लिया? फटाफट से लिखो इसको। अब देखो देखो भाई इसकी नींव देखो। मार्च 1958 में इसकी नींव डॉक्टर श्री गोविंद गोविंद वल्लभ पंत, मतलब इसकी नींव किसने रखी थी? श्री डॉक्टर गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी नींव रखी थी। अब देखो दिसंबर 1958 में केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार ने
मिलकर मिलकर नहरी 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 निकाय बोर्ड की स्थापना की। बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष कौन था? कंवर सेन। कौन था? कंवर सेन। इसका देखो कार्य पूर्ण कब हुआ था? कार्य पूर्ण हुआ था 11 अक्टूबर 1961 को। इंदिरा गांधी नहर का क्या हो गया था? कार्य पूर्ण हो गया। अब देखो इसका पहली बार उद्घाटन किसने करा था इसका? देखो हनुमानगढ़ की रावतसर शाखा की उप शाखा, मतलब रावतसर शाखा की भी क्या है? एक उप शाखा है जिसका क्या नाम है? नौरंगसर उप शाखा से जल छोड़कर राधाकृष्णन ने किया। लिखो भाई, जल्दी से लिखो। देखो मार्च 1958 में इसकी नींव किसने रखी थी? डॉक्टर श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी नींव रखी थी। दिसंबर 1958 में केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार ने मिलकर क्या करा था? नहरी निकाय बोर्ड की स्थापना करी थी। पहला अध्यक्ष कौन था इसका? कंवर सेन था। पहला अध्यक्ष कौन था? कंवर सेन। कार्य पूर्ण कब हुआ था इसका? 11 अक्टूबर 1961 को इसका कार्य पूर्ण हो गया था। पहली बार उद्घाटन हनुमानगढ़ की रावतसर शाखा की उप शाखा नौरंगसर शाखा से जल छोड़कर राधाकृष्णन ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने किया था। जल्दी से लिखो, इसके बाद में आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखो। इसके बाद में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि इसका कौन से कितने चरणों में इसका निर्माण हुआ था इंदिरा गांधी नहर का। राजस्थान में कौन सी जगह से कौन सी जगह तक इसका हर फेज में निर्माण हुआ है। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? राजस्थान फीडर किसको कहते हैं? ये सारी चीजें हम आज की क्लास में बात करेंगे। फिर अपना आज की क्लास में टाइम हो जाएगा, कम से कम 1 घंटे की क्लास तो हम लेते ही लेते हैं। अब आप देख लो कि फ्री के अंदर रोज आपको 1 घंटे की क्लास मिल रही है। मतलब आप सोचो कि राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री आपके खत्म हो गई और अब हम जल्दी से आपके आर्ट एंड कल्चर समाप्त करवाएंगे। लगभग सारे आपके टॉपिक हमारी इस चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा देंगे, सारे सब्जेक्ट फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में जल्दी ही कुछ और करेंगे प्लान आपके लिए। लेकिन आप देखो, आप ये मत सोचना कि सर इसके अंदर हम किसकी तैयारी करें या ये आप किसका पढ़ा रहे हो। देखो मैं आपको इसमें देखो आरएस से लेकर आपको जितनी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, वो ये सब इसके अंदर शामिल है। मतलब राजस्थान ज्योग्राफी में मैं आपका एक भी टॉपिक बाकी नहीं रखूंगा, सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा और जितने भी आपको डिटेल में लेके जाना है वो सारा आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, तो इतना घबराना नहीं। ठीक है, लिख लिया? अब देखो आगे। अभी हम क्या है कि इसके हर एक छोटा से छोटा मैप बनाकर इस चीज को समझेंगे। ठीक है, ये क्या आ गया? देखो ये कौन सा बांध आ गया? ये हरिके बैराज बांध आ गया। कौन सा गया? ये हरिके बैराज बांध। यहां से एक नहर निकाली गई, ये निकाली गई और ये नहर कहाँ आके प्रवेश कर रही है? ये नहर आके प्रवेश कर रही है राजस्थान में। ये राजस्थान में आ गई। अब देखो ये अपना राजस्थान का मैप हो गया। ये जैसा भी है ये अपना राजस्थान है।
ठीक है, ये अपना राजस्थान, ये राजस्थान में यहां तक जितना भाग है ना इसका, ये अब देखो ये कौन सा बांध आ गया, ये हरिके बैराज, हरिके बैराज बांध। ठीक है, अब देखो ये जितना भी भाग है ना यहां से लेकर यहां तक, हरिके बैराज से राजस्थान में प्रवेश करने तक का, इसको क्या कहते हैं हम, राजस्थान फीडर। क्या कहते हैं इसको, राजस्थान फीडर। और इसकी लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। कितनी है, 204 किलोमीटर। और ये राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है, ये खारा गांव, खारा गांव, खारा गांव। और तहसील कौन सी है यहाँ पर, टिब्बी, टिब्बी तहसील। और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है। अब देखो खारा गांव से लेकर कहां से कहां तक, ये खारा गांव, खारा गांव से बीकानेर के पुंगल तक इसका निर्माण हुआ है, ये राजस्थान के फीडर के साथ में हुआ है। और पुंगल से लेकर मोहनगढ़ तक, और मोहनगढ़ से लेकर कहां तक, गडरा रोड तक, इसका क्या हुआ, अलग अलग फेज में निर्माण हुआ है। अब देखो सबसे पहले इसके कितने फेज में निर्माण हुआ, ये क्या आ गया, पुंगल, पुंगल, ये मोहनगढ़, मोहनगढ़, और ये गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर, बाड़मेर। ये देखो खारा गांव से पुंगल तक ये क्या हो गई, ये मुख्य नहर हो गई, क्या हो गई, मुख्य नहर। अब देखो राजस्थान फीडर किसको कहते हैं हम, राजस्थान फीडर, फीडर। अब देखो राजस्थान फीडर हरिके बैराज से निकल कर राजस्थान में प्रवेश करने तक का भाग क्या कहलाता है, राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर कहलाता है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है इसकी 204 किलोमीटर। अब देखो मुख्य नहर, दूसरा भाग कौन सा है इसका, मुख्य नहर। मुख्य नहर कहां तक है, कहां से कहां तक, खारा गांव से लेकर, खारा गांव से गडरा रोड तक। अब देखो पहले फेज में इसका निर्माण हुआ है कहां से कहां तक, खारा गांव से कहां तक, पुंगल तक। कहां तक हुआ है, पुंगल तक। दूसरे फेज में देखो पुंगल से मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़। और तीसरा फेज इसका अभी निर्माणाधीन है, जो मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक, गडरा रोड बाड़मेर तक। जल्दी से लिखो इसको। इसके बाद में हम आगे की, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, और इसका आगे का पोर्शन हम कल की क्लास में करेंगे, जिसमें हम इसके पूरे के पूरे चरण पढ़ेंगे साथियों कि इसके कितने चरण हैं और इसके क्या क्या भाग हैं। ये जल्दी से आप लिखो, फटाफट से इसको छापो। इसके बाद में आगे बात करते हैं, कुछ चीजें और लिखनी होगी, जल्दी से लिखो इसको। पानी पीता हूं मैं जब तक। ठीक है साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। एक बार पूरी क्लास को जरूर देखें, और अगर पूरा देख लिया आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।